कोड ऑन पेज का स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन मुझे अभी मिला है और हाँ जी बुद्धिराज जी आपका क्वेश्चन बताएंगे प्लीज दोबारा बताएं बार। सर जैसे आपने बताया कि ग्रेच्युटी सी पार्ट में आएगा, व्हाट अबाउट कंपनी पीएफ, कंपनी ईएसआई एंड कंपनी एलडब्ल्यू? तो इस डेफिनेशन में अभी आपने देखा कि मैं फिर दोबारा वो स्लाइड आपको दिखा दूं। एक पार्ट में तो केवल बेसिक डीए और रिटर्निंग अलाउंस ही रहेंगे, जो कि रिटर्निंग अलाउंस हम पे एप्लीकेबल नहीं है, वो माइनस हो गया। तो दो बचे बेसिक और डीए भी आप स्टाफ को नहीं दे रहे या जो लोग मिनिमम बेस पर नहीं है तो उनके लिए डीए भी आ गया। तो ए में जो 50% है वो बेसिक वेज ही बचेगी, पहला पार्ट। दूसरा जो बी कंपोनेंट है उसके अंदर ये नो कंपोनेंट इनोवेटेड है। नो में पहला है बोनस वाला पार्ट है, हाउस अकोमोडेशन है, और तीसरा है पीएफ। तो पीएफ जो ना वो वेजेस का पार्ट हो गया है, मतलब आपको उसको ग्रॉस वेजेस के साथ में ये सीटीसी का पार्ट हम जो कहते थे वो पीएफ उसमें आएगा। लेकिन इन लिस्टेड कंपोनेंट में ये जो नौ लिस्टेड कंपोनेंट हैं जिनमें से बोनस तीसरे नंबर पे है, कन्वेंस चौथे पे है, आपका ये स्पेशल एक्सपेंसेस पांचवें पे है, एचआरए छठे पे है, रेमुनरेशन फॉर सेटलमेंट अवार्ड सेवंथ पे है, ओवरटाइम एट्थ पे है और कमीशन नाइन्थ पे है। ये जो नो कंपोनेंट है ये बी कंपोनेंट का पार्ट है। अब यहाँ पे जो लॉ की आपकी कंडीशनल पार्ट आई है कि आपके ये नो कंपोनेंट को आप मैक्सिमम 50% रखेंगे नो को। इसमें से कौन कितना होएगा इट इज योर चॉइस, या कोई रेगुलेटरी लॉ है वो कंट्रोल करेगा। रेगुलेटरी लॉ आप कहते हैं पीएफ पार्ट होएगा तो 12% है जी। रेगुलेटरी लॉ आप कहते हैं कि जिसमें आपका बोनस आपका पार्ट है तो 8.33 या जो भी आपका है। लेकिन फर्दर जो पार्ट है एचआरए 50% का हिस्सा होएगा, लेकिन ये आपका 40% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, या एक कंपनी में तो हमने 60% भी रखा है। उनके सीए और उनके अकाउंट शीट करने लगी शर्मा जी, एचआरए का जब इनकम टैक्स का कोई औचित्य नहीं रह गया है नए इनकम टैक्स डिजाइन में, तो फिर हम सोचे 60% दें, बस हमारे 50% की लिमिट पे है। मैंने कहा जी आप एचआरए को 40 रखो, 50 रखो, 60 रखो, एग्रीड। बट ये मेरे बी कंपोनेंट के 50% से रेशियो से फालतू नहीं होना चाहिए। बोला जी आपकी कंडीशन हमने मानी, मेरी कंडीशन आप मान लो। मैंने कहा एचआरए आप 60% दे सकते हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया प्रैक्टिकली कि आप कन्वेंस की वर्कर का 3000 4000 दे सकते हो या 6000 दे सकते हो, या किसी एजीएम जीएम का कन्वेंस पेरोल में कन्वेंस अलाउंस जो लिखा है यहाँ पे पार्ट डी कंपोनेंट में, आप चाहे तो सैलरी स्लिप में उसका कन्वेंस 20,000 रुपए दे सकते हो, 30,000 रुपए कन्वेंस दे सकते हो। यहाँ पे आप लॉ में कोई लिमिटेशन नहीं बनाई हुई, अपना स्ट्रक्चर में आप अपना डिफाइन कर लो, बट ये उस 50% की लिमिट में रहेगा। पहला पार्ट। सेकंड बुद्धिराजा जी के क्वेश्चन का अगला पार्ट था कि इस जो नो कंपोनेंट है जो बी के पार्ट है, यहाँ पे डी एनकेसमेंट नहीं है, ईएसआईसी भी नहीं है, बस केवल एक पीएफ है और बोनस है, दो ही कंपोनेंट है, बाकी कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है। तो वो आपके सी में जाएंगे। अगर आप उनको कंप्यूट करते हैं अपनी पोस्ट में तो वो आपके सी पार्ट में चले जाएंगे। इसी तरीके से आप बहुत सी कंपनियां एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवाती हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो वो भी आपके सी कंपोनेंट में पोस्ट में काउंट होंगे। आपकी कंपनी में आप अपने एम्प्लॉइज को कोई फूड अलाउंस मतलब कैंटीन का कोई पार्ट दे रहे हैं, तो कैंटीन को कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका वेजेस इन काइंड है, पर मैं कहता हूँ वेजेस इन काइंड नहीं है, इसलिए आप उसको भी सी में ले सकते हैं। इसी तरीके से आप रिइंबर्समेंट पार्ट कुछ दे रहे हैं तो, या कोई परक्विजिट के नाम पर कुछ दे रहे हैं तो वो सब सी में आएंगे। और मैं अक्सर एडवाइस करता हूं कि जो आपके सीनियर एम्प्लॉइज हैं उनके सी कंपोनेंट आप डालिए वहां पे, आप सी डाल के दो बेनिफिट लेंगे। सी कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ा के आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट आपका ए कंपोनेंट थोड़ा कम हो जाएगा, तो बर्डन ऑन द ग्रेजुटी, बर्डन ऑन पीएफ, बर्डन ऑन मतलब आपका वो बोनस, वो सारे बर्डन आपके कम हो जाएंगे कम बेसिक होने से। पहला। दूसरा कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट क्या रहेगा कि अगर आपका ए कंपोनेंट कम होएगा तो एम्प्लॉय की टेक होम थोड़ी बढ़ जाएगी, बिकॉज कम बेसिक से कम पीएफ काटेगा, टेक होम ज्यादा हो जाएगी। और तीसरा सी कंपोनेंट होने से एम्प्लॉय को टैक्स का रिबेट मिलेगा, सी कंपोनेंट होने से टैक्स का रिबेट मिलेगा। राइट? हाँ जी। अगर एक होती है कॉस्ट टू कंपनी, इसमें तो सब इंक्लूड हो गया। एक होती है हमारी पेबल सैलरी जो वर्कर को मिलेगी, ग्रेजुटी ओवर टाइम अगर हम उसमें डालेंगे तो वो तो डाल सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कंपनी में आएगा ना। ग्रेजुटी कॉस्ट टू कंपनी में आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 9वें कंपोनेंट से एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, 10वां और 11वां है। ये जो 10वें और 11वें कंपोनेंट है जे और के, ये सी में आएंगे। अभी जो बात कर रहे थे हम, ये सी कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज ये लॉ ने एक्सक्लूड कर दिए। लॉ ने स्पेसिफिकली लिख के इनको एक्सक्लूड कर दिया कि ए टू आई वाले ही काउंट करेगा, वो ए टू आई के बाद वाले काउंट नहीं करेगा। ए टू आई मतलब पर मंथ जो ए टू आई वाले मतलब यहाँ से ऊपर वाले, यहाँ तक वाले, ऊपर, इससे ऊपर वाले, ओवर टाइम, ये सारे जो अमाउंट आगे तक काउंट करेंगे। ये वाले कंपोनेंट लॉ ने बाहर कर दिए कि ये सी में लेके जाओ जी आप, मतलब ये ग्रॉस से बाहर जाएंगे। ओवर टाइम तो ऑप्शनल है ना, तो लगेगा तो देंगे तो बिल्कुल ओवर टाइम ऑप्शन है, और ओवर टाइम और जो आपका सेकंड कंपोनेंट है कमीशन, दोनों थोड़े से डिस्प्यूटेड कंपोनेंट हैं। मतलब ओवर टाइम भी आपका फ्लक्चुएट रह सकता है, कमीशन भी फ्लक्चुएट हो सकता है, बट चूंकि लॉ ने लिख दिया है तो हमें मानना पड़ेगा, उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा बी कंपोनेंट में अगर देते हैं तो। बट कमीशन नहीं है तो नहीं, और स्टाफ में ओवर टाइम नहीं है तो नहीं,
ऑप्शन है आपके पास। तीसरा, एक और मैं खास बात बताऊं, ट्रिक की बात बताऊं, बी कंपोनेंट के जो नो रिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट है 9, लॉ ने मैंडेटरी नहीं कहा कि आप दोगे। आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि आप नो के नो कंपोनेंट आपके एम्प्लॉइज को दो। फॉर एग्जांपल, आप इन नो में से कोई एम्प्लॉय को आप कमीशन नहीं देते हैं तो इस नो में से हट जाएगा, ओवर टाइम नहीं दे तो ये हट जाएगा, अवार्ड सेटलमेंट नहीं तो ये हट जाएगा, स्पेशल नहीं तो ये हट जाएगा। बचा क्या? देखिए इस लिस्ट में मैं काउंट कर रहा हूं 1 by 1, एचआरए बचा इस लिस्ट में यहां तक। और ऊपर में जाता हूं उसको दोबारा एबीसीडी में दोबारा आता हूं मैं। एबीसीडी में बोनस, आप हो सकता है कि हिसाब से ऊपर बोनस भी ना दें आप, तो वो भी हट गया। बी हाउस अकोमोडेशन, आपकी कंपनी ने हाउस अकोमोडेशन भी देती है आपकी कंपनी, वो भी हट गया। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एक, और नेक्स्ट बचा आपका कन्वेंस। तो अगर नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो बी में केवल 3 कंपोनेंट बच गए, एचआरए, कन्वेंस, पीएफ, बस प्रैक्टिकली तो 3 ही कंपोनेंट बच गए। मतलब बी प्लस सी का जो टोटल है 50% होगा ग्रॉस का। अब याद रखना, ठीक है, क्लियर ना? एचआरए, कन्वेंस और प्रोविडेंट फंड, या आप अगर देना चाहें स्पेशल पॉलिसी बना के इंटेलिजेंटली तो स्पेशल एक्सपेंसेस आप दे सकते हैं। स्पेशल एक्सपेंसेस के लिए मैं बार-बार बोल रहा हूं, पॉलिसी 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 पॉलिसी। तो नॉर्मली अब आपके 4 कंपोनेंट बचेंगे बी में, बेसिक डीए ए में, एचआरए, कन्वेंस, प्रोविडेंट फंड एंड स्पेशल एक्सपेंसेस बी में। बोनस अगर है तो ठीक है, तो ये ए और बी मिला के दोनों आपका टोटल ग्रॉस रेमुनरेशन हो गया। ग्रॉस सैलरी बोलो, रेमुनरेशन बोलो, वेज के हिसाब से यही सैलरी है, बस इस रेमुनरेशन के हिसाब से 2y के हिसाब से यही सैलरी है। इसके बियॉन्ड फिर आप सी में लेके जाए, ग्रेजुटी, लीव इन्वेस्टमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस और कुछ आपको जो देना है वो आप सी में देखें। लेकिन सी वाला पार्ट के लिए कोडल वेज या इंस्पेक्टर उसके लिए कंसर्न नहीं, वो आपका अपना क्राइटेरिया है। अब आप बताइए क्या करना चाहते हैं? मैं तो कहना चाहता हूं बी प्लस सी का जो पार्ट आप बता रहे हैं, बी प्लस सी का, बी प्लस सी ए प्लस बी का 50-50 रखना है। सी चाहे तो आप केवल 15 भी रख लें, सी चाहे तो आप 20 भी रख लें, सी चाहे तो आप 30 भी रख लें। सी का कोई मैंडेट नहीं है लॉ के द्वारा, वो तो हमारी खोज करी हुई चीज है, कंसल्टेंट एडवाइजर हमारी खोज करी हुई चीज सी, लॉ ने सी नहीं कहा है जी। वो तो हम कह रहे हैं टिल डेथ नहीं लिखा तो मैं टिल डेथ को मैं ले रहा हूं। आपने नहीं लिखा टिल डेथ, आपने नहीं लिखा सी कंपोनेंट क्या है, परपेचुअल रिक्वेस्ट मैं रेमुनरेशन देके बाकी कंपोनेंट को मैं यूज कर रहा हूं, सो दैट्स माय चॉइस। सपोज करो किसी एम्प्लॉय को हमने 1 लाख रुपए रखा, तो अब उसकी सैलरी हमने बी में 50 रखनी है, मेरे को ए बी सी रखनी है। सपोज करो मैं 80,000 में ए बी और मैं 80,000 कर देता हूँ, 20,000 में सी में करता हूँ, ये ओके? अब देखिए व्हाइट बोर्ड की मुझे कमी महसूस हो रही है, शायद हमारे ध्यान से उतर गया, मैं फिर बात करता हूं। विद एग्जांपल ऑफ शर्मा जी, एक एम्प्लॉय को मैंने 1 लाख की सैलरी पर रखा। कोई भी कंपनी स्टेट हिसाब से 50,000 बेसिक रखेगी और 50,000 को भी कंपोनेंट करके 1 कर देगा। लेकिन इंटेलिजेंट या लीगली डीप डाइव करके जो आंसर है 40 + 40 + 20, 40 बेसिक रखिए, 40 अगर रखिए और 20,000 उसको रिइंबर्समेंट, परक्विजिट, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट ब्ला 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 में दीजिए। आप 20,000 उसको रख दीजिए। अब क्या उसकी 50,000 की बजाय बेसिक की बजाय 40 होगी तो 40 का आपकी कंपनी का कॉस्ट आपको कम पड़ा, और 20 उसके सी में चले गए तो 20 वो टैक्स में बच गया हुआ। चलो 1 लाख वाला तो टैक्स में नहीं आएगा, बट 1 लाख से वो वाला तो टैक्स में आ जाएगा। तो नॉर्मली हम क्या एडवाइस कर रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉय आपके टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए आप सी कंपोनेंट जरूर रखें, और जिनका टैक्स माने तो माने दो। लेकिन इसके पीछे एक और चीज है, अगर आपने कंपनी की थोड़ी कॉस्ट बचानी है कम बेसिक रख के, तो आप 40-40-20 कर दीजिए 1 लाख वाले का, या किसी की सैलरी 80,000 रुपए है तो 80,000 वाले का 30-20 और 20 कर दीजिए। बट ये जो 20 वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट है, इसके लिए आपको अलग से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अलग से आप उसको देना पड़ेगा। और नॉर्मली हम अपॉइंटमेंट लेटर में भी चेंज करवा रहे हैं कंपनीज के, जैसे मतलब हम पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं बहुत सारी कंपनियों की, बिकॉज लॉ के द्वारा अभी जितने भी कोड में चेंज आए हैं तो तकरीबन आपकी 15 एचआर पॉलिसी आपकी चेंज होगी। अब जिन कंपनियों की एचआर पॉलिसी, एचआर मैनुअल बने हुए हैं, जस्ट कीप इन माइंड दैट यू हैव टू चेंज एटलीस्ट 15 एचआर पॉलिसीज ऑफ योर कंपनी, including your wage and salary, remuneration, perquisite, provident fund, provident fund तो नहीं, your bonus policy कहाँ चेंज होगी? अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि अगर कोई एम्प्लॉई पोस्ट एक्ट से कन्विक्टेड हो जाता है सेक्सुअल हरासमेंट से, तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। पहले ये नहीं था तो आपको अपनी बोनस पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। आप पहले नहीं था तो आपको अपनी पोस्ट पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। Upon conviction of the sexual harassment, an employee, perpetrator employee, shall lose his bonus for that financial year. आपको अपनी पोस्ट पॉलिसी में ये क्लॉज डालना पड़ेगा। तो आपको पोस्ट पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, बोनस पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, रेमुनरेशन पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, इक्वल रेमुनरेशन का भी मांगा थोड़ी देर में। पहले हम लिखते थे बिटवीन मेल एंड फीमेल, अब जेंडर न्यूट्रल हो गया है, ट्रांसजेंडर भी उसमें आ गया है, तो आपको वो पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, इक्वल रेमुनरेशन। इस तरीके से एटलीस्ट 15 एचआर पॉलिसीज नीड टू बी चेंज्ड, रिवाइव्ड, रिव्यूड एंड मॉडिफाइड बाय ईच कंपनी, जो कि नए लेबर कोड से बाय वन प्रोविजन और अदर प्रोविजन दे आर बीइंग चेंज्ड। आपको अपनी लीव पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी,
अभी मैं थोड़ी देर में एक आपको मतलब मैं आपको एक रिवील करने वाला हूँ। आपको पता है कि कोई एम्प्लॉयर तो नहीं बैठा यहाँ पे? एक एम्प्लॉयर साहब तो चले गए हैं। कोई एम्प्लॉयर तो नहीं बैठा? प्लीज बताएं मुझे। कोई नहीं है? अगर आपका एम्प्लॉयर चाहिए ना तो आप सबकी अर्न लीव कल से बंद कर सकता है। आप सबको कोई अर्न लीव नहीं मिलेगी सिवाय उन 2 लोगों को छोड़ के, सॉफ्टवेयर बिजनेस वालों को छोड़ के, उनको मिलती रहेंगी। फैक्ट्री वालों को कोई अर्न लीव नहीं मिलेगी एज पर कोड ऑन OSH। इसलिए मैंने कोई एम्प्लॉयर नहीं बैठा, मेरी बात सुनकर तुरंत पहले भाई आप कहोगे नहीं तो फिर शर्मा जी कैसे बोला था, ठीक है कैसे बोला था, चलो बुक को दिखा दो। हाँ बट मैंने इसलिए मैंने पहले पूछ लिया, 2 बार पूछने नहीं पाया। चलिए मैं बीच में एक बात थोड़ी सी और मैं क्लियर करता हूँ। हमने एक तो ये बुक है मेरी, तो जो लेना चाहे सो वी आर गिविंग 750 MRP। अभी 4 स्पेशल होते हैं के लिए 500 रुपए की प्राइस पर दे रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस, नंबर 1। सेकंड मैंने आपको कंटेंट दिया है, ये कंटेंट मैंने स्पेशल डिजाइन किया है। आप एक बार अपना कंटेंट खोलो, मैं आपको बताऊं रेफरेंस के लिए, कल को आप जाके इसको आप फटकना मत, ये बहुत काम की चीज है। आप कोई भी खोल लो, पहला पार्ट ए कोड ऑन वेज, इसमें कोड ऑन वेज में पार्ट ए में आपको दिखेगा मिनिमम वेजेस ऑब्लिगेशन, मतलब आपको क्या क्या आपकी ऑब्लिगेशन है एज एन एम्प्लॉयर, वो सारी ऑब्लिगेशन यहाँ पे आपकी डिफाइन है ए पार्ट में। फिर वेजेस में क्या क्या ऑब्लिगेशन आपकी, इक्वल रेम्युनरेशन में, रजिस्टर्ड रिकॉर्ड में क्या क्या आपकी एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन है, वो ए पार्ट में है। आगे चलेंगे पार्ट बी में इवेंट ट्रिगर्ड है। उसके बाद देखिए आपको रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, रिटर्न कौन कौन से मेंटेन करने हैं आपको। मैंने आपको बताया था कि अगली कंप्लायंस आपकी, आपको रजिस्टर, रिकॉर्ड, रिटर्न डिस्प्ले करने हैं आपको अपडेट। सेक्शन 3 फॉर्म्स, रजिस्टर, रिटर्न, पेज नंबर तो नहीं दिया आपने गलती से, तो ये आपको कौन कौन से रजिस्टर आप मेंटेन करेंगे, ये है आपको कॉलम वहां पे दिए गए हैं। उसके बाद हर एक पार्ट में हमने खास इंक्लूड किया है कौन कौन से आपके क्लॉज पे या उसके डिफॉल्ट पे कितनी पेनल्टी और फाइन लगेगा, किस नॉन कंप्लायंस पे कितना फाइन है। जैसे इसमें कोड ऑन वेज में सेक्शन 4 है आपका, सेक्शन 4 में है फाइन्स, पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस। 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 महीने की सजा। तो ये आपको एक रेडी रिकॉर्डर दिया है। जब कभी एम्प्लॉयर आप करना चाहें, आप एम्प्लॉयर को बोले सर ये करना है मुझे, एम्प्लॉयर बोले क्यों करना है, तो ये उस क्लॉज के सेक्शन निकाल कर उनके सामने रखते हैं कि सर 3 महीने की जेल है, आप जाओगे तो मैं जाऊंगा। तो मैं तो अपनी एंटिसिपेटरी बिल ले लेता हूँ, आप ही जाएंगे, मैं तो एम्प्लॉय मत बच जाऊंगा। ठीक है, तो आपको चारों कोड में पहले तो क्या क्या आपकी ऑब्लिगेशन है वो दिए हैं हमारे, फिर क्या क्या आपकी कंप्लायंस, कौन कौन से रजिस्टर, रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने हैं। अब सेकंड में आप आए, जैसे आप कोड ऑन OSH में आएंगे या IR कोड में आप आएंगे, IR कोड में जाएं आप, IR कोड में हर एक फॉर्म, वो भी हरियाणा के IR रूल के फॉर्म्स नंबर दिए मैंने यहाँ पे, कंप्लीट फॉर्म तो नहीं दिया है बट फॉर्म नंबर 1 किसका होएगा, 2 कहाँ पे यूज होएगा, कैसे यूज होएगा, वो आपको प्रैक्टिकल रेफरेंस से बुकलेट में दिया हमने। और फिर इसकी फाइन्स, पेनल्टीज टेबल के साथ ही है। तो चारों कोड में क्या क्या आपकी ऑब्लिगेशन है, कैसे आप उन ऑब्लिगेशन कंप्लायंस को पूरी करेंगे, और अगर पूरी नहीं करी तो क्या आपको फाइन, पेनल्टी लग सकता है, ये आपको रेफरेंस दिया है एज ए रेडी रिकॉर्डर। बुक में हमने चारों कोड दिए हैं और इनिशियल उसका पार्ट उसको दिया है। तो जो लोग बुक लेना चाहें वो हिताक्षी से के साथ में बुक ले लें, मतलब भी क्लोजर के टाइम पर बुक ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, आगे चलें। पेज का पार्ट कंप्लीट है। एक क्वेश्चन है सर, बताएं। F&F का जैसे 2 डेज के जो हम लोग टाइम अभी दिया बता है, रहा हूं उसको। तो ये पार्ट सी आपने बताया, ये सर्विस स्लिप में तो मेंशन करने जरूरी नहीं है। बिल्कुल पार्ट सी बिल्कुल भी सर्विस स्लिप में नहीं आएगा, पहला रूल नंबर 2। पार्ट नंबर सी के कंपोनेंट कभी भी सैलरी वाले दिन ट्रांसफर मत करना। रूल नंबर 3, पार्ट सी के कंपोनेंट जब भेजें, अकाउंट्स का, एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स का, क्लर्क अकाउंट्स का जो भी बंदा है आपका जो बैंक ट्रांसफर करता है, उसको बोलना कि वो बैंक की नरेशन में रीइंबर्समेंट या परक्विजिट वर्ड लिखे, सैलरी वर्ड ना लिखे सी पार्ट को बैंक ट्रांसफर करते हुए। और उसको जब अपने बैलेंस शीट में और उसको दिखाए, वहां पे भी परक्विजिट और रीइंबर्समेंट के कॉलम में दिखाए, वेज एंड सैलरी के कॉलम में ना डाले। फिर आप देते रहिए। 3 प्रिकॉशन मैंने बता दी आपके डिस्कशन से। थैंक यू, आपने बताया। सर इसमें एक चीज थी, वो जो आप बोल रहे थे ए एंड बी एंड सी, और उसको 40 और 20 करते हैं, तो उसमें जो उसका एक जो अगला जो क्लोज है ऐसी 1.5 ये सच 1% एज 25% और आप रिलेशनशिप हैज बीन अंडर दिस क्लोज द अमाउंट इज एक्सीड सच 1% सो सर ये यहाँ पे क्लॉज क्या है, 50%, तो ये इसमें कहीं ना कहीं वो इसको वो कर रहा है ना सर। बिल्कुल लॉ ने जो वर्ड डिफाइन किया है, डेफिनेशन है, वो है रेम्यूनरेशन की। वेजेस मींस आर रेम्यूनरेशन, और हम जो डिफाइन कर रहे हैं इंटेलिजेंटली, हम उस वर्ड को बोल रहे हैं परक्विजिट्स एंड रीइंबर्समेंट।
देखिए ध्यान में रखिए, शब्दों का खेल है सारा दुनिया में सारा ही खेल शब्दों का है। और लॉ में तो शब्द ही आत्मा है, शब्द ही सब कुछ। मैं फिर दोबारा बता दूं आपको, बहुत सारे लोग इसी डेफिनेशन के ऊपर हैं, खासकर जो अकाउंटिंग के। देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन है वेज की। वेजेस मींस ऑल रेम्युनरेशन। मैं क्या बोल रहा हूं बार बार? परक्विजिट्स एंड रीइंबर्समेंट, परक्विजिट्स एंड रीइंबर्समेंट। वेज के इस डेफिनेशन में ये कहीं वर्ड यूज नहीं कर रहा, हम यूज कर रहे हैं। रीइंबर्समेंट आप एक्चुअल दें, आप एम्प्लॉय टूर पे जाता है एक्चुअल रीइंबर्समेंट दे रहे हैं आप, या आप डमी रीइंबर्समेंट दे रहे हैं, तो आपका है कैसे आप उसको मैनिपुलेट करते हैं। आपकी पॉलिसी, आपका सिस्टम, आपका मैकेनिज्म, आपका क्या होता है। परक्विजिट इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है, राइट? तो जो आप रेगुलेशन दिखाएं वो आप 40-40 दिखाएं, जो 20% बात कर रहा हूं उसी में उसको आप परक्विजिट एंड रीइंबर्समेंट डालें। ठीक? मैं फिर दोबारा मैं अपना वर्ड नहीं बोल रहा हूं, लॉ की वो डेफिनेशन है सेक्शन 2I, वेजेस मींस ऑल रेम्युनरेशन। इसका कैसे होता है? इसका मतलब वेजेस इज इक्वल टू रेम्युनरेशन। अच्छा, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के फेवर में तो नहीं है ना, जो आप 40-40 हो रहा हो, मुश्किल से तो लोगों को वो सभी एम्प्लॉय के फेवर में है जिनकी सैलरी इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आती है, उन सभी के फेवर में है। किसी की सैलरी 16 लाख है तो आपने उसकी 8 लाख पे टैक्सेबल पे ऑर्डर कर दी, बेसिक सैलरी कर दी, मतलब 8 लाख का 12 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आती है और उतने आप उसमें डाल दिया, तो उसके तो बेचारे के 4 लाख इनकम टैक्स में घुस गए ना। जबकि मेरी डेफिनेशन के हिसाब से उसके 16 लाख वाले को कीजिए आप 6 + 6 + 4 या 7 + 7 + जो भी 2-3 बचते हैं वहां पे, तो वो जो 3 लाख आपने सी में करे हैं वो आप नॉन टैक्सेबल में काउंट कर सकते हैं। बट सर उसमें फिर एक चीज और भी तो आती है ना कि मेरा अब ये ज्यादा वर्ष का सीधा सवाल है जी, मेरी एडवाइस है, ये लीगल एडवाइस नहीं है, ना ही ये कंसल्टिंग एडवाइस है। आप चाहें तो आप 50-50 को सीधा मानने के लिए स्वतंत्र हैं। वही चीज आ रही है ना सर। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने जो टैक्सेबल वाला का बोला कि उसमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, बट मेरा इनको ये कहेगा कि मेरी सैलरी तो 1 लाख रुपए है, बट आप मेरी सैलरी स्लिप में 80,000 रुपए दिखा रहे हो, बट वो उसकी जो सैलरी वो लाख रुपए ही है। मैं पर्सनली देश की 4 बड़ी कंपनियों को कंसल्टिंग के मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखा दूं, स्ट्रक्चर दिखा दूं, हालांकि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट से बाउंड हूं, बट सभी कंपनियां इनकम टैक्स वालों के लिए खासकर ऐसा कर रही हैं, सिवाय उन कंपनियों के जहां अकाउंट्स डिपार्टमेंट कोई पेन नहीं लेना चाहता। ये वहां पे मैं क्यों पेन लूं? 26 लाख रुपए सैलरी है ना, तेरा बेसिक सैलरी और 13 लाख सीधा खत्म करो, मैंने क्या करना है? एम्प्लॉय जाए भाड़ में, मुझे क्यों टैक्स बचाना? एक कंपनी दूसरी कंपनी कहती नहीं, मुझे तो अपने एम्प्लॉय का टैक्स बचाना है जी। 26 लाख है, अगर 12 के अलावा 14 लाख रुपए टैक्स बचाएंगे, 14 × 3% 4.20 लाख रुपए टैक्स देंगे शर्मा जी, क्या मैं इनका टैक्स बचा सकता हूँ? हाँ बचा सकता हूँ। क्या तरीका है? वो तरीके खोजने पड़ते हैं, उसके लिए पेन लेनी पड़ती है, HR वाले को, अकाउंट्स वाले को एफर्ट करने पड़ते हैं। नहीं तो सीधा है 13% 13 डिवाइड करो, भेज दो मेरे एम्प्लॉय। पेन लेना पड़ेगा आपको एम्प्लॉइज के लिए, HR वाले को पेन लेना पड़ेगा, अकाउंट्स वाले को पेन लेना पड़ेगा। उस पेन का नाम ही सी कंपोनेंट है। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कंसल्टिंग करनी पड़ेगी। रही बात आपके दिखाने की, किसी एम्प्लॉय कहेगा मेरी तो सैलरी स्लिप में 14 लाख ही दिख रहा है, 16 नहीं दिख रहा, तो उसके लिए हम सैलरी स्ट्रक्चर एक अलग से बना के देते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर में भी 2 क्लॉज लिखते हैं। मैं कहूँ अभी आपको मेरे नॉलेज, मेरी वर्किंग का यहाँ पे पूरे दिन में आपको 30% दिखाई देगा, मैं जो काम कर रहा हूँ या हम जो काम कर रहे हैं आपको। हम एम्प्लॉइज के अपॉइंटमेंट लेटर में भी क्लॉज लिखते हैं यहाँ पे, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर क्लॉज है रेम्युनरेशन, सभी के अपॉइंटमेंट लेटर क्लॉज होता है हमारा बेसिस रेम्युनरेशन, तो हम वहाँ पे लिखते हैं सपोज मैंने इनको 26 लाख का पैकेज है, तो इनका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यू शैल बी पेड रेम्युनरेशन एज गिवन इन एनेक्सर 1, फुल स्टॉप बस। अब मैं एनेक्सर 1 में इनके रेम्युनरेशन दूंगा, रेम्युनरेशन कितनी? 16 लाख। कौन सी? यहाँ वाली 16 लाख। मैं लिखूंगा क्लॉज नंबर 2B में लिखूंगा, 2A में रेम्युनरेशन, 2B में इन एडिशन टू रेम्युनरेशन as mentioned in clause 2.a, you shall also be eligible to get perquisite and reimbursement as given in annexure B to the appointment letter. मैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर में एक annexure और जोड़ूंगा perquisite and reimbursement का, और annexure A जोड़ूंगा इनकी remuneration का। ये जो 50-50 है, इनके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में मैं 2 annexure दूंगा इनके सैलरी में, और जो annexure B है मेरा perquisite reimbursement, वहां मैं कहूंगा ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी, व्हीकल इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा, NTA कितना मिलेगा, आपको ड्राइवर अलाउंस कितना मिलेगा, आपको सोडेक्सो के बिल कूपन कितने मिलेंगे, आपको न्यूज़पेपर पीरियड कितना मिलेगा, आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट कितना मिलेगा, आपको इंटरनेट अलाउंस कितना मिलेगा। बहुत सारी चीजें, आपको लाखों की चीज बता रहा हूँ, इन चीजों के लिए लाखों रुपए लेते हैं। ठीक है, बताने की आपने पूछ ली, मौका तो ये सी कंपोनेंट, मतलब ये वही कह रहा हूँ, डीप रिसर्च के काम है इसलिए, और अदरवाइज सिंपल काम कर लो, सिंपल काम कर लो, फिर करते कोई जाएगा। बट सी करने के लिए एफर्ट लगता है, नॉलेज लगती है, रिसर्च लगती है, कंसल्टिंग लगती है। इतना ही काफी है। अभी जो भी क्वेश्चन होंगे हम एंड ऑफ द जो कोई बात नहीं। अगर कुछ लोग शायद दूर जाने का हो तो उनके लिए मतलब है, बट
बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिक सैलरी का, और ये सबका सबसे बड़ा पेन है, मैं समझ रहा हूँ उसका, ये सबसे बड़ा पेन है। ओके, तो बेसिक सैलरी का सेकंड पार्ट है इक्वल कंडीशन वाला पार्ट, जहां पे कोर्ट ने वर्ड यूज किया है बिटवीन दी जेंडर्स। अब जो वेज का कंपैरिजन होएगा ना इक्वल कंडीशन में, वो जेंडर के साथ होएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर्स, ये वर्ड लिखा अभी। पहले क्या लिखा था? बिटवीन दी अपोजिट सेक्स, मेल के अपोजिट फीमेल, आप वो कंपेयर करेंगे, मतलब एक फीमेल कंपेयर करेगी तो अपोजिट मेल के, बट अब इसने जेंडर्स वर्ड कर दिया। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या फर्क पड़ा? अगर आप ट्रांसजेंडर भी हायर कर रहे हैं तो ट्रांसजेंडर भी मेल के बराबर सैलरी मांग सकता है, फीमेल तो मांग ही सकती है। तो ट्रांसजेंडर इज इक्वल टू मेल, मेल इज इक्वल टू फीमेल, फीमेल इज इक्वल टू मेल, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए, अब सारे बराबर हो गए। तो ये इंपैक्ट है इसके लिए। और इसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। इक्वल कंडीशन पॉलिसी आपकी कंपनी जो बनी हुई है, आपकी वेबसाइट पर जो डिस्प्लेड है, आपके जो ऑडिट में आती है, सब जगह ऑडिट में भी ये सब्जेक्ट रहती है, तो आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, बिटवीन ऑल जेंडर्स करना पड़ेगा आपको। बाकी जो लॉ में प्रोविजन थे कि आप हायरिंग करते हुए आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वो एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। मिनिमम वेजेस का नए कोड में कोई चेंज नहीं है। मींस पहले की तरह आपकी स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज डिफाइन करेगी और वो आपके ऊपर लागू होगी। मैकेनिज्म ऑफ फिक्सिंग द वेज कमेटी, उसकी पावर्स, उसके राइट, सब कमेटी बनाने का पावर, और मिनिमम वेज को 5 साल में एक बार बनाना और हर 6 महीने में रिवाइज करना, लॉ ने एज इट इज रखा है जो मिनिमम वेज में था। तो माइनर चेंज है। पहला माइनर चेंज ये है कि पहले था कि 6 महीने में आप रिवाइज करेंगे, जबकि अब लॉ ने बोला है कि हर सभी स्टेट मिनिमम वेजेस 2 बार रिवाइज करेंगे, एक पहले 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को। तो अक्रॉस इंडिया सभी स्टेट के लिए कॉमन वो 6 महीने का सेलिब्रेशन हो गया है, और 5 साल में रिवीजन का है। हालांकि 5 साल में पहले भी था, गवर्नमेंट नहीं करती थी, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं किया, अभी झगड़ा करके इन्होंने लिया है, तो बट 5 साल में रिवीजन का है। बाकी उसमें कोई चीज नहीं है। हाँ, पहले जनवरी जुलाई, हरियाणा तो अप्रैल से होता था, बट कई स्टेट में जनवरी जुलाई होता था। अब सभी को 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर करना पड़ेगा। एक और आपके ये जो सामने मैंने चार्ट दिखाया आपको, ये चार्ट आपका रूल्स में ऐसा प्रोविजन है कि आप किसको किस कैटेगरी में रखेंगे। तो क्राइटेरिया हैज बीन गिवन ओवर देयर। मींस अनस्किल्ड क्या क्या क्राइटेरिया है, सेमी स्किल्ड का क्या है, स्किल्ड का क्या है, हाई स्किल्ड का क्या है, हु विल बी अंडर व्हिच कैटेगरी, दिस इज डिफाइंड अंडर द रूल्स। तो अब इस क्राइटेरिया को अगर आप असेसमेंट में लेके जाएंगे तो यू कैन डू मैथमेटिकल असेसमेंट, और आप किसी भी बंदे को पहचान के उसकी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। स्किल कौन होएगा? जिसको ऑन द जॉब एक्सपीरियंस हो, जो सुपरविजन कंट्रोल कर सके, गाइडेंस के लिए जो सेल्फ कॉम्पिटेंट हो, जिसने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रखी हो, जो सेल्फ इनिशिएटिव ले सकता हो, जो जजमेंट के लिए इनिशिएट कर सकता हो, वो स्किल बंदा होएगा। ये वाले बंदे स्किल पर नहीं आएंगे। जिनने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी, जिनका इनिशिएटिव नहीं है, जो जजमेंट नहीं ले सकते, वो बंदे स्किल कैटेगरी में नहीं आएंगे। नहीं, इसमें नहीं है, ये फोटो लेनी है आपको वैसे। सर, अप्रेंटिस जैसे इसमें लिखा है ट्रेनिंग एज एन अप्रेंटिस, अगर किसी ने अप्रेंटिसशिप कर ली है 1 ईयर की और उसके बाद हम उसे अपने रोल पे लेते हैं, सो इट विल कम इन स्किल कैटेगरी डायरेक्टली। आईटीआई, एनसीटीबीटी, ट्रेड सर्टिफिकेट वाला बंदा डायरेक्टली स्किल कैटेगरी में आएगा। ओके, एक कांसेप्ट आपको और सुना होगा, वो है फ्लोर वेज का। जानते हैं आप लोग फ्लोर वेज आ गई है, लागू हो गई है, ऐसा कुछ किसी को है आइडिया? फ्लोर वेज क्या है? नाम सुना है किसने फ्लोर वेज का? तो फ्लोर वेज एक नया कांसेप्ट है लॉ में, पहले ये नहीं था। एंड एज पर दिस कांसेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्फ फिक्स द फ्लोर वेजेस, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। आपकी मिनिमम वेजेस आपकी स्टेट गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। राजस्थान वालों के राजस्थान, यूपी वालों के यूपी, तेलंगाना के तेलंगाना। लेकिन जो फ्लोर वेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। और ये फ्लोर वेजेस मिनिमम वेज डिफरेंट है, और ये फ्लोर वेजेस उस झगड़े का निवारण है जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं। हरियाणा में मिनिमम वेज कितनी है? दोस्तों, राजस्थान में मिनिमम वेज कितनी है? राजस्थान की मिनिमम वेज किसी को आइडिया? कोई गूगल कर सकता है? कोई भी गूगल करे कोई? हरियाणा का भिवाड़ी, जल्दी से कोई गूगल करके बताइए मुझे, जबान से ना बोले, मेरी बात नहीं। हरियाणा का भिवाड़ी, हरियाणा का धारवाड़ा और राजस्थान का भिवाड़ी, कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं। उनकी गलियों के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? 7410 लो जी, हाँ जी, 7410 है। शर्मा जी कहाँ से आए हो? 7410 भिवाड़ी का यहाँ पर है हरियाणा में। अब पता चला 7410
चंद्रकांत अपनी तरफ से नहीं बता रहा है, चंद्रकांत ने गूगल करके बताया। आपने बोला है। हाँ, ठीक है, मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ आपकी बात को, मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। भिवाड़ी में मैंने आप- 3 साल काम किया है। आप देखो डिफरेंस क्या है, मैं कारण बताता हूँ क्या है। भिवाड़ी और धारूहेड़ा में कोई डिफरेंस नहीं है, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक पॉलिटिकल रेखा को उन्होंने खींच दिया है। अंदर क्या है? डबल द मिनिमम वेजेस। कहां 7,700, कहां 15,200, डबल हो गया ना। परिणाम क्या है? सारी इंडस्ट्री हरियाणा से उठ के, परिणाम क्या है? राजस्थान में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, राजस्थान को ज्यादा जीएसटी मिल रहा है। परिणाम क्या है? सोशल डिसइक्विलिब्रियम इंबैलेंस हो गया वहां पे, हो रहा। सेम अनदर एग्जांपल, हरियाणा की मिनिमम वेज 15,221। चंद्रकांत करना भैया दोस्त, दिल्ली का और देखना, दिल्ली से सारी इंडस्ट्री उठ के हरियाणा आई पहले, अब हरियाणा से उठ के भिवाड़ी आ गई, 18,000 समथिंग है। ठीक है। और ये तो अभी की बात है, जब हरियाणा ने 15,000 कर दी, वरना तो केजरीवाल साहब ने जब 18,000 करी थी तो हरियाणा उस टाइम पे 11,000 10,000 हो गई उस टाइम पे। तो सेम इज द डिफरेंस। ये सोशल डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, सोशल इंबैलेंस क्रिएट करता है, जबकि वहां पे महंगाई में कोई अंतर नहीं है, पोस्ट में कोई अंतर नहीं। अब जब आपका गुड़गांव में जो रूम का खर्चा है, क्या वो दिल्ली में आया नगर में नहीं है? सेम है। ओखला में क्या सेम? क्या ओखला में किराया महंगा है या गुड़गांव महंगा है या फरीदाबाद महंगा है? सेम है। तो फिर दिल्ली की 19,000 18,000 क्यों, हरियाणा के 11,000 क्यों? क्या धारूहेड़ा और भिवाड़ी में मकानी किराए में अंतर है? चावल में, गेहूं में, सब्जी में, गैस में, आटे में, दाल में, चावल में, माचिस में, कपड़े में अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। तो फिर ये चीज क्यों? राजस्थान की 7,700, हरियाणा की 15,200 क्यों? ये डिस्पैरिटी करवाई जाती है। मैं फिर भी कहता रिकॉर्ड वाला स्टेटमेंट मगर होने दो, हम वायरल तो होंगे, बदनाम हो जाए, क्या हुआ, नाम तो होगा, ठीक है। ये डिस्पैरिटी करवाई जाती है जानबूझ के। स्टेट गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बोलती है बुला के मंत्रालय में, मिनिमम वेजेस कम रख रही है, आप बोलते हैं मंत्री उनको, स्टैटिस्टिकल वालों को, वो बेचारे अपनी संख्या कम करते हैं, उससे मिनिमम वेज कम आती है, फायदा इंडस्ट्री वहां पे लालच में मैन पावर से कम जाती है, इससे डिस्पैरिटी होती है सोसाइटी में। इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए लॉ ने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज, देखिए लॉ ने पॉइंट यहां यूज किया ज्योग्राफिकल एरिया, कोई यहां पे नहीं लिखा स्टेट, स्टेट नहीं लिखा बिटवीन हरियाणा राजस्थान, बिटवीन दिल्ली एंड हरियाणा, बिटवीन तेलंगाना एंड बिटवीन कर्नाटका, नो। ऐसे जो इम्बैलेंस वाले ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पे बड़ा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा और वो वहां पे उस ज्योग्राफिकल एरिया में मिनिमम वेज डिफाइन करेगा। अब वो हरियाणा और राजस्थान के उस पार्ट पे लागू रहेगी। मतलब बाय दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 अंडर कोड ऑन वेज, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो भिवाड़ी, धारूहेड़ा, बावल, निमराना और अलवर और गुड़गांव के उस एरिया में एक फ्लोर बेस डिसाइड कर सकती है। अब वहां पर जो इंडस्ट्री काम करेगी सभी के ऊपर फ्लोर बेस लागू होगी, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे हरियाणा में हो। अब इंडस्ट्री नहीं भागेगी, अब भाग के दिखाओ, आप हरियाणा से यूपी में जाओगे तो भी आपको उतनी मिलेगी, राजस्थान में उतनी मिलेगी। इससे सोशल इक्विलिब्रियम पैदा होगा, बराबर का समानता भाव आएगा। और ये काम कोई स्टेट गवर्नमेंट खुद नहीं करेगी। दो भाइयों में झगड़ा हो तो बाप भी निर्धारण करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज का डिसाइड करेगी। इसलिए ये रिस्पांसिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है और ज्योग्राफिकल एरिया दिया है, ना तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा ना यहाँ पे स्टेट लिखा। तो ऐसे ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये कंसेप्ट है। तो इन आपको एक मतलब मैं कई बार बोलता हूँ कि आप चूंकि विनोद शर्मा के साथ जुड़े हो तो आपको बाकी 10,000 लोगों से फालतू नॉलेज होनी चाहिए। 10,000 एचआर वालों को नहीं मालूम होगा कि फ्लोर वेजेस क्या है, आपको मालूम चल गया। फ्लोर वेजेस डिफाइन तो अभी हम एक आपको कोई अंतर नहीं पड़ता, आपके ऊपर तो स्टेट की मिनिमम वेजेस ही लागू होंगी, नंबर 1। हालांकि हो सकता है कि अपने हरियाणा के धारूहेड़ा में हो सकता है फ्लोर बेस लागू हो जाए, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी और वो नोटिफाई करेगी और फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा उस एरिया में। नोट इन रोहतक, नोट इन रोहतक। 2 3rd, अगर ऐसे एरिया में होगा तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जहां पे कम होगी ना उसको उठाना पड़ेगा, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना। 15,221 वाले कुछ नहीं करना, 7,721 वाले को 15,221 होगी तो भी अपना हरियाणा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भिवाड़ी वालों की वेजेस 15,221 हो जाएगी। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट ये लॉ में क्लियरली लिखा है कि जो हायर वेजेस है ना उसको कुछ नहीं करना, लोअर वाले को ऊपर उठाना है। तो लोअर वाले को 15,221 नहीं होगी, अगर 14,500 फ्लोर वेजेस जाएगी तो 14,500 होगी। नो, अब वहां फ्लोर वेजेस ऊपर वाली ही कम से कम रहेंगी, उससे ऊपर हो सकती है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट भिवाड़ी और धारूहेड़ा में 14,200 फ्लोर वेज नहीं डिसाइड कर सकती। भिवाड़ी धारूहेड़ा में सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर वेजेस रखेगी तो कम से कम 15,221 रखेगी। इसका मतलब हरियाणा को कुछ नहीं करना। इफेक्ट इससे पड़ा जो कम है राजस्थान में, तो राजस्थान को 7,700 से 15,221 उठानी पड़ेगी। अब उस एरिया में बराबर वेज हो जाएंगी, अब बराबर की टक्कर होगी। अब लाओ जी, कौन इंडस्ट्री राजस्थान में लगाता है, कौन हरियाणा में लगाता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लोर वेजेस व्हिच इज प्योरली ज्योग्राफिकल बेसिस। ये स्टेट वाला मामला नहीं है। जो ऐसे डिस्प्यूटेड लैंड हैं बिटवीन एमपी एंड महाराष्ट्र, बिटवीन हरियाणा एंड राजस्थान, बिटवीन दिल्ली एंड यूपी एंड दिल्ली और हरियाणा, वहां पे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बट इसके लिए भी गवर्नमेंट को सर्वे करना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी, सब कमेटी बनानी पड़ेगी, ये लंबा मामला है।
ये वही कमीशन वाला मामला है जो मैंने सुबह आपको जो बताया कमीशन। तो ये मुझे नहीं लगता कि अगले 3, 4, 5 साल तक इसके ऊपर कुछ काम होने वाला है या आने वाला है। बट आपको बस केवल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फ्लोर वेज नाम की कोई चीज है और वो फ्लोर वेज कोई लागू हो सकती है। आपके कोई बिजनेस यूनिट आपकी धारोड़ा में हो, भिवाड़ी में हो, तो आपको वहां के लिए कॉशियस रहना है कि वहां के कोई फ्लोर वेज आपकी नोटिफाई ना हो जाए। आपको बस कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए एंड यू शुड नो व्हाट टू बी एक्टेड बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अदरवाइज आज के लिए ये आपके लिए ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। इसका एग्जांपल सर यूपी से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, यूपी में जो तीन कैटेगरी में अभी वो मिनिमम दिया गया है अभी, दिल्ली एनसीआर के नजदीक का एरिया वो बहुत पहले से है। मिनिमम वेजेस में एक्ट में मिनिमम वेजेस 1948 में पहले से प्रावधान था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस डिफाइन कर सकती है बेसिस डिफरेंट एरिया के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, डिफरेंट स्किल के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना कम से कम काम कर, बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है ना उतना ही काम करो जितना बॉस बोले, बस ताकि बॉस डांट ना मारे। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को मिनिमम वेज डिफाइन करनी है जो स्किल के बेस पे। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम वेजेस फॉर हाई स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल, मैनुअल। हरियाणा गवर्नमेंट ने रीजन वाइज डिसाइड नहीं किया। जबकि क्या गुड़गांव का मेरा वर्कर उसी पोस्ट में रहेगा जितना सिरसा वाला? पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते। तो अब लेकिन क्या हो रहा है, सिरसा में बैठे वर्कर को भी 15,221 और गुड़गांव वाले डीएम वाले भी 1521 नहीं कर देगा भाई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही। लॉ में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी डिसाइड करेगी। महाराष्ट्र में ये सालों से हो रहा है, मैं तो महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, कर्नाटक में सालों से हो रहा है। कर्नाटक गवर्नमेंट 2 तरह से मिनिमम डिसाइड करती है, एक जोन ए, जोन बी, जोन सी, और उसके अंदर फिर स्किल हाई स्किल मिनिमम, उसके बाद फिर दोबारा हर एक जोन में फिर दोबारा करेगी। हरियाणा गवर्नमेंट नहीं करनी, करना चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट को। सोनीपत से लेकर भादुगढ़ से लेकर रोहतक के पार से लेकर गुड़गांव तक आपको एक जोन होना चाहिए, जोन होना चाहिए। नहीं करी, जबकि लॉ में लिखा है, मतलब ये वही है जितना बॉस ने बोला उतना करो, उससे कम करो, नहीं तो आपको फालतू का बताया जाएगा। बाकी स्टेट का नहीं है। यूपी में भी पहले ये नहीं था, जोन वाइज उन्होंने अभी जोन वाइज डिसाइड कर दिया है कि इस जोन में मैंने भेजिए। बट लॉ में ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से प्रावधान था लॉ में और कुछ स्टेट इसको पहले से कर रही हैं। क्लियर? तो चूंकि ये पहले से मतलब कोई नया चीज नहीं, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया, बट उन्होंने बोला स्टेट, सो आई कवर इट। बट गॉट इट कंसेप्ट? तो जोन वाइज मिनिमम वेजेस एंड स्किल वाइज मिनिमम वेजेस दोनों क्राइटेरिया लॉ में। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में कुछ चेंजेस हैं। चेंज नंबर 1 कि ये तो सभी एस्टैब्लिशमेंट पे लागू होएगा। अभी पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में प्रावधान था कि जो शेड्यूल्ड इंडस्ट्री हैं उन्हीं पे पेमेंट ऑफ वेज का एक्ट लागू था, लेकिन अब इन्होंने वो शेड्यूल हटा दिया है और कहा कि सभी इंडस्ट्री पे पेमेंट ऑफ वेज एक्ट लागू होएगा। और इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट कौन हो सकती है, चाहे किसी के पास एक भी एम्प्लॉय ना हो, उसके ऊपर भी ये लागू होगा। चाहे एक एम्प्लॉय ना हो, मैं एक कंपनी हूं, मैंने सॉफ्ट एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कराया, मैं कंपनी बन गया, अब मेरे पास एक एम्प्लॉय है, तो ये मुझ पे भी लागू है। तो अब वो शेड्यूल्ड वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया। चेंज नंबर 1। चेंज नंबर 2, पहले था कि पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 24,000 तक के एम्प्लॉय पे लागू था, अब ये लिमिटलेस है। मैंने उसको 30 ब्रेक से पहले बताया था कि अब आपका सीईओ भी इसमें कवर्ड है, तो अब ये 24,000 की लिमिट हटा ली गई है, कोई वेज सीलिंग है ही नहीं अब पेमेंट ऑफ वेज में। थर्ड, पहले अच्छा यहाँ पे आपको चेंज करना है इमीडिएटली। पहले पेमेंट ऑफ वेज में ये था कि अगर आपकी कंपनी में या किसी कॉन्ट्रैक्टरी कंपनी में 1,000 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो आप 10 तारीख तक वेजेस दे सकते हैं 10th को, एंड लेस देन 1,000 आपको 7 तक वेज देनी है 7 तारीख को। अब लॉ ने कह दिया नो नो नो, आपके पास एक एम्प्लॉय है, 10,000 है, 5,000 है, 2 लाख है, आपको 7 तारीख को ही वेजेस देनी है। अब यहाँ पे आप सब लोग अलर्ट रहें, आपकी सिक्योरिटी कंपनियां अपने गार्ड को 10 तारीख को सैलरी देती रही हैं, बिकॉज वो कहती है मेरे पास कोई 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, आपके पास होंगे 300, आप पे करो 700 7 तारीख को। एम्प्लॉयर साहब मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं भी एम्प्लॉयर हूं, मैं तो 10 को पे करूंगा, एंड ही वाज राइट, बट अब वो इलीगल है। तो इसलिए आपकी ड्यूटी है कल ही जाके अपने सभी लेबर कॉन्ट्रैक्टर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के मीटिंग करें, चेक करें कि आपकी कंपनी में सारे कॉन्ट्रैक्टर्स साथ को सैलरी पे कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन उनका भी होगा और आपका भी होगा। कोड 25 नवंबर से लागू हो चुके हैं, कोड 25 नवंबर से लागू हो चुके हैं। अब आप उस इंस्पेक्शन के, उस रिव्यू के दायरे में हैं कि आपके 7 तारीख को आपको वेज पे करनी है, आपके कॉन्ट्रैक्टर को भी, चाहे वो सिक्योरिटी वाला है चाहे लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, तो 7 का संडे हो तो भी लॉ ने वर्ड यूज किया 7th। देखिए 7th वर्किंग डे नहीं कहा है, नहीं आप चाहे तो देखिए आज तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड आप 7 को भेज दो, आप 7 को भेज दो। लॉ ने 7th वर्ड यूज किया है, चाहे वो संडे को ना हो, चाहे वो नवंबर का 7 ना हो। नवंबर मैंने से बोला, अक्सर नवंबर में क्या होता है, 2 को दिवाली, 3 को आपका वो गोवर्धन पूजा, 4 को भाई दूज और बीच में संडे। आपकी बात कैसे हो रहा है, 4 दिवाली छुट्टी होती है, फिर 7 तारीख आ जाती है।
तो एम्प्लॉयर कहता जी तो मेरे को 2 वर्किंग डे मिले, पेरोल वाला बोलता है 2 दिन मिले तो सर तो उनमें कैसे करेंगे? नो, फिर भी आपको 7 को पे करनी पड़ेगी, चाहे आपके बीच में 4 छुट्टी क्यों ना हो। क्लियर? तो 7th वर्ड यूज किया लॉ ने, वर्किंग डे वर्ड यूज नहीं किया है। क्लियर?